इत्तेहाद में शामिल हैं और जो शामिल नहीं भी हैं, जिस तरह से ANP जो है वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है, लेकिन आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ML वली साहब भी मौजूद थे। तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा से, मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहबान हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है, ये इस्तदा की है कि इस केस का फ़ैसला जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की जो कंट्रोवर्सी है जो उससे उठा है, उसका फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस करें, फुल कोर्ट जो है वो करें और तमाम जजेस पे मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाए और वो इस केस का फ़ैसला करें। हम समझते हैं कि इससे जो है वो अदालत की तौक़ीर और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और वैसे भी ऐसे जज साहबान जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग जज की जो है वो ज़िम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं और उन बेंचेस में भी शामिल रहे हैं जिन बेंचेस से न सिर्फ PMLN के लीडर मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया और इस वक्त जो 63A का फ़ैसला इन फील्ड है, उस फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये उस फाजल बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी है कि इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो एडमिट हो चुकी है, वो आज कल जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर समाअत हो सकती है और अगर उसमें फ़ैसला जो है वो अदरवाइज़ आता है और ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है वो ख़त्म होती है, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ की वही पोजीशन बहाल हो जाएगी जो उन्होंने 197 वोट हासिल करके वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर क्या सूरत बनेगी? तो इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि ये सारी जो रिव्यू पिटीशन है और इसके अलावा जो इससे मुतल्लिका जो पिटीशन हैं उन सब को जो है वो इकट्ठे सुना जाए और जो MPs डी-सीट हुए हैं उनकी भी बाकायदा जो है वो अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 लोगों को डी-सीट किया इस बुनियाद पे कि उनके ख़िलाफ़ पार्टी के हेड की जो है वो डिक्लेरेशन है, पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी उनको और उस डायरेक्शन पे उन्होंने अमल नहीं किया, लिहाजा वो डी-सीट हुए और अब भी एक पार्टी हेड की डायरेक्शन है और उनको जो है वो उनको जो है वो उनका वोट जो है उसे काउंट नहीं किया गया। अब अगर कल को अगर ये फैसला ये होता है MPs की पिटीशन में कि उनके वहाँ पे भी कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, तो फिर क्या सूरत बनेगी? तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारी ये इस्तदा है और इससे अदालत उज़्मा के वक़ार में इजाफ़ा होगा, उसके ऊपर जो है वो तमाम सियासी जमातों का बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफ़ा होगा कि वो फुल जो है वो कोर्ट जो है उसका बेंच तश्कील दे
और वो जो है वो इसकी जो है वो समाअत करे। और वैसे भी इससे पहले 2015 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 8 जजेस पे जो है वो मुश्तमिल है, लार्जर बेंच था, उसमें भी जो फैसला किया गया वो भी पार्टी हेड के मुतल्लिक़ किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी मिल के इस बात का तकाजा करती हैं कि जो है वो फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। जी लेकिन उनका एतराज़ ये है, वो ये कहते हैं कि जो फुल कोर्ट की जजमेंट है जिसमें 60 में पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड की तारीफ की गई है, वो दरअसल एक आईनी उसकी वायलेंस चैलेंज की गई, उसको इंटरप्रिटेशन नहीं की है। मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ अगर इजाज़त हो। देखिए, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है वो फुल कोर्ट ही थी और वो मुकदमा था जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उनकी बाबत। उस वक्त जस्टिस असबत सईद साहब जो थे वो ऑथर हैं उस जजमेंट के, और 8 जज साहिबान ने उनसे मन्नो-अन इत्तफाक किया। कुछ डेसेंट्स भी थी उसमें, चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है शामिल हैं, और वाज़े तौर पे लिखा उन्होंने कि 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा शक्ल है 63A की, उसमें एम्फसिस जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से लेके पार्टी हेड को दे दिया गया है। एक और 5 रुकनी जजमेंट है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा सुना दी गई थी तो उनके ख़िलाफ़ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक पिटीशन फ़ाइल की कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है ये तब्दील होना चाहिए, ये जो इसमें तरमीम आई है ये सेल्फ़ सर्विंग है मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए। 5 जज साहिबान के बेंच ने कहा कि पार्टी में जो सबसे मजबूत आवाज़, रुतबा और पार्टी का जो सबसे मजबूत जो सतून है वो पार्टी हेड होता है। उन्होंने कहा वो लिंच पिन है। उसमें बाकायदा कहा गया कि वो पार्टी को डायरेक्शंस देता है, वोट कैसे डालना है, किसको नहीं डालना, वो टिकटें देता है, वो रुकनीत से निकाल सकता है, वो 63A के तहत फारिग कर सकता है। तो इस सारी बहस के बाद आज जो वकील थे हमजा शहबाज साहब के, उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की जो राना साहब ने कहा है। पहली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू कल को एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि दाखिल हो चुका है और उसको नंबर लग चुका है, तो फिर तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो कोई नुकसान नहीं होगा कि आप उसको इसके साथ मिला लें। दूसरी बात कि डायरेक्शन पार्टी हेड की आनी है या पार्लिमानी पार्टी की आनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन फुल कोर्ट ने 2015 में कहा कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। वो गलती की दुरुस्तगी भी हो जाएगी जब फुल कोर्ट बैठेगी और उसे एग्ज़ामिन करेगी। और तीसरा, अगर MPAs जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो साबित कर देते हैं कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जबकि हमारे केस में सिर्फ इमरान अहमद ख़ान साहब की डायरेक्शन थी, और वो बहाल हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदारे की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा होगा। ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं। आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है, तो आप इस पर फुल कोर्ट बिठाएँ। 63A के रेफरेंस में जो एक नुक्ता दिया गया है कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, उसको एक दफ़ा पूरी अदालत बैठ के एग्ज़ामिन कर ले। अगर फ़ैसला ये हुआ कि हाँ ये कानून में हो सकता है कि वोट डले तो ज़रूर, लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी अदालत ये फ़ैसला दे सरे तस्लीम खम करके जाएंगे यहाँ पर। ये तीनों जजमेंट जो कन्फ्लिक्टिंग है, तीनों जजमेंट जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग है। और 63A के मुद्दे की इस तशरीह के लिए हम फुल कोर्ट बना देते हैं और वो सब्जेक्ट इनकी वज़ारत अल्लाह फाइनल नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज़ में फिक्स कर दिया जाए और सुन लिया और जाए। अगर फैसला अदरवाइज आया तो फिर क्या होगा? उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी जी अता साहब बात कर, अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है तो फिर इसका इफेक्ट ये भी होगा कि वो 25 अरकान जो डिसीट हुए वो बहाल होंगे, और अगर वो बहाल होते हैं तो फिर इस रन ऑफ इलेक्शन की नौबत पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट इन 25 अरकान को मिला के ले चुके हैं।
तो इन आइदर केस ये केस इन्फेक्चुअस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस रूल के तहत और क्या चीज़ें उसके सामने थीं जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके सुंदरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने। अच्छा ये बताइएगा कि जब वो मेंबर बन रहे थे तो उस वक्त जी जी उस तरफ हो जाती है तो आप शहीद होने का पॉलिटिकल बयानिया लेके जी, हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमज़ा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं। जी नहीं कोई जी, क्या- धमकी धौंस नहीं है। नहीं, ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखें ये जो तीनों चीज़ें तारण साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफ़ा होगा या उससे जो है वो कमी होगी और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि जब परवेज़ इलाही उम्मीदवार बन रहे थे तो पार्टी हेड की तरफ से उस वक्त उनको क्यों नहीं मुस्तैद किया गया? एतराज़ क्यों नहीं देखें ये पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का मसला है और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उनसे मुतल्लक है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने भी कभी चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफ़र की थी कि आप वज़ीर आला बन जाएं, वहाँ पे दुआए खैर भी हुई थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिठाई लेके जरदारी साहब के घर भी गए थे और उस दुआए खैर में चौधरी शजात साहब भी मौजूद थे। तो ये उनका एक अपनी फैमिली का एक और बात भी है, सदर मुस्लिम लीग काफ की हदायत पे उनके 2 MNAs कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखेंगे, हम मरकज़ में जिस जमात के साथ हैं उसी जमात के साथ हम सूबे में भी रहेंगे और वो सारों के सामने। और फिर पंजाब असम्बली में आपने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी होगी कि जो क्यू लीग के मेंबर्स थे वो जो है वो अबहाम में थे, वो वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे, वो काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद बाकायदा जो है उनको धौंस से ज़बरदस्ती जो है उनका वोट कास्ट यही तो तशरीह कराना बात ये है ना कि यही तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है ये क्लियर हो। वो 25 भी तो हमारे साथ थे ना, फिर उन 25 को थैंक यू। कुछ नहीं होता यार किसके पास देना यार क्या? किसके पास किसके?